हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा हीट के बारे में। एक्चुअल में हमने थर्मोडायनेमिक्स के शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में ये बोला था कि पाथ फंक्शन, दो ही एग्जांपल हम पढ़ते हैं पाथ फंक्शन के। ठीक है, एक पढ़ा था वर्क और एक पढ़ा था हीट। तो वर्क से रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी थ्योरीज बनती हैं, वो सब कुछ हमने लास्ट वाले दो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। आज वाले लेक्चर में हीट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं या उससे रिलेटेड जिस भी तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं केमिस्ट्री में, वो सब एक ही लेक्चर में, इसी लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखते हैं हीट बोलते हैं किसको हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअल में क्या है, वर्क भी एनर्जी का ही फॉर्म है और हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है। लेकिन कौन से एनर्जी के फॉर्म को हम हीट बोलते हैं? तो एक्चुअल में जहां पर एनर्जी का वो फॉर्म जो कि टेम्परेचर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब ऐसी एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज लाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम हीट एनर्जी बोलते हैं। तो एक्चुअल में हीट क्या है? ये एनर्जी का ही फॉर्म है, एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर चेंज। ठीक है ना, तो जहां पर भी वो कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज कर दे, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। ठीक है ना, तो नॉर्मली तो डेफिनेशन यही बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, हम रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हीट क्या हो सकता है? वो भी एनर्जी हो सकता है जो कि किसी सब्सटेंस में रिएक्शन करवा देगा, या उसका फेस चेंज भी ला सकता है, या उसमें उसको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर चेंज, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर चेंज और फेस चेंज। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हीट एनर्जी है वो किसी के फेस को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर कोई आइस हुआ तो उसको अगर हम हीट सप्लाई कर देंगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, फेस चेंज, या फिर और क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन। कोई और भी रिएक्शन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड थोड़ा भी हीट देने पर अनस्टेबल रहे और वो ब्रेक होके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली क्योंकि हम फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से जब चलते हैं तो यही बोलते हैं कि टेम्परेचर चेंज जो लाएगा, जो भी एनर्जी, उसे हम क्या बोल देंगे? हीट एनर्जी। ठीक है, लेकिन फेस चेंज के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या किसी रिएक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। समझ में आ गया बेटा? तो जब भी हम बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं हीट के, तो उसमें तीन टर्म्स हर बार आते हैं, और वो तीन टर्म्स सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद इसकी बाकी थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो जब भी हम हीट के कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो एक्चुअल में तीन तरीके की हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी, एक पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरा टर्म पढ़ते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, किसके? हीट कैपेसिटी की। तो अगर आप डेफिनेशन ध्यान से देखोगे तो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब कितने का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा? 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 केल्विन का। क्योंकि हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस तो डिग्री सेल्सियस में भी वही होता है और केल्विन में भी वही होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंस तो दोनों में क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, पहली चीज डेफिनेशन में हम डिक्रीज भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली डेफिनेशन लिखते समय हम इंक्रीज बोल देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी मास हो सकता है। ठीक है, ये कितना भी मास का हो सकता है, कितना भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कितनी उसकी उसको एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब वो 1 ग्राम का सब्सटेंस भी हो सकता है, वो 15 ग्राम का सब्सटेंस भी हो सकता है, वो 1 केजी सब्सटेंस भी हो सकता है, कितना भी सब्सटेंस हो सकता है, मास कितना भी हो, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आपको समझ में कैसे आएगा? क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में वो नहीं लिखता कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या मोलार हीट कैपेसिटी या सिंपल हीट कैपेसिटी है। आपको समझ में आ जाएगा वो हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है अगर उसकी यूनिट क्या होगी? अगर उसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो अगर उसकी यूनिट क्या हो? सिर्फ जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस हो, कैलोरी में भी हो सकता है,
ठीक है ना। ये कैलोरी में भी इसकी यूनिट हो सकती है, पर कैलोरी पर कैलविन, सॉरी कैलोरी पर केल्विन, और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। पर डिग्री सेल्सियस इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है बेटा ये, ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लग रही है। मान लेते हैं उसको और ज्यादा टेम्परेचर से बढ़ा रहे हैं, तो टोटल हीट कितना लगेगा, टोटल हीट लगेगा हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लग रहा है हीट कैपेसिटी, पूरे के पूरे डेल्टा टी टेम्परेचर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टोटल हीट कितनी लगेगी, Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, जिसमें वो जो हीट कैपेसिटी उसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अगर हम अमाउंट को फिक्स कर दें, यहां अमाउंट फिक्स नहीं है जब हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो जब अमाउंट को फिक्स कर दें तो दो तरीके की हीट कैपेसिटी हो सकती है, एक हो सकती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक हो सकता है मोलार हीट कैपेसिटी। समझना बेटा, डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा सा बस चेंज रहेगा। यहां क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। वहां अमाउंट नहीं था, यहां पर अमाउंट फिक्स है। तो जब भी हम हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहां अमाउंट फिक्स रहेगा। कितना अमाउंट फिक्स रहेगा, 1 ग्राम फिक्स रहेगा। 1 ग्राम जो सब्सटेंस है, ठीक है, अमाउंट फिक्स होना चाहिए। तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और सब्सटेंस भाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, यहाँ अमाउंट फिक्स होता है। और याद होगा इसीलिए जब हम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला था, जबकि हीट कैपेसिटी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला था। वो कितने भी अमाउंट के लिए हो सकता है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए ही होगा, 1 ग्राम के लिए ही होगा। और इसीलिए जब इसकी यूनिट लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब यूनिट लिखते हैं, तो इसकी यूनिट क्या लिखते हैं बेटा, इसकी यूनिट लिखते हैं जूल, इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है ना, जूल पर ग्राम पर केल्विन, या जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मेन पार्ट क्या है, किस डिफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर ग्राम दिया रहेगा। समझ में आ गया। लेकिन जब हम हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में देखते हैं तो उसमें ना तो पर ग्राम होता है ना पर मोल होता है, कोई अमाउंट नहीं गिवन होता है, केवल जूल और केल्विन होते हैं, या जूल और डिग्री सेल्सियस होते हैं। समझ में आ गया। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हमें टोटल एनर्जी, अगर हमें टोटल हीट निकालनी है, टोटल हीट निकालनी है, तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना लगता है, एस, 1 ग्राम के लिए। एम ग्राम के लिए कितना लगेगा, एम इंटू एस। और 1 डिग्री सेल्सियस की जगह पर अगर पूरा का पूरा डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि बेटा। तो क्वेश्चन में हीट निकालने के लिए अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी दिया हुआ है तो हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी करेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी करेंगे। यहाँ मास भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मास के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होता, केवल 1 ग्राम के लिए होता है। तो पूरे मास के लिए अगर हीट निकालने वाले हैं तो मास भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया बेटा। वहीं पर तीसरा देखना, तीसरा क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। कहने का मतलब यहां पर भी अमाउंट फिक्स है, लेकिन उसका मास नहीं, उसके मोल फिक्स है कि उसका 1 मोल अमाउंट लेने पर उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी हीट रिक्वायर्ड होगा उसे क्या बोलेंगे हम, मोलार हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलार हीट कैपेसिटी में इसको कितने अमाउंट से कितना अमाउंट फिक्स रहता है, इसमें 1 मोल। ध्यान रखना बेटा, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखते हैं तो एस से दिखाते हैं, ठीक है, जब मोलार हीट कैपेसिटी लिखते हैं तो इसको सी से दिखाते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए एस टर्म यूज करते हैं, लेकिन मोलार हीट कैपेसिटी के लिए जनरली हम सी टर्म यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री में यूजुअली दोनों के लिए अलग अलग साइन यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो यहां क्या होगा, कैसे पता चलेगा आपको, क्वेश्चन में ये मोलार हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, यहां यूनिट में ही आपको अमाउंट दिख जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन।
समझ में आया क्या? तो जैसे आप किसी की हीट कैपेसिटी की यूनिट में पर मोल देखोगे, तो उन्होंने भले मोलार हीट कैपेसिटी नहीं दिया होगा क्वेश्चन में टर्म, आप समझ जाना है आपको कि वो मोलार हीट कैपेसिटी दिया है। कैसे? क्योंकि यूनिट में पर मोल होगा। तो पूरा का पूरा फोकस आपको हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, स्पेशली जब हीट कैपेसिटी दिया रहता है, तो किस पर रखना है? उसकी यूनिट पर रखना है, क्योंकि यूनिट से ही आपको पता चलेगा। वो साफ साफ नहीं लिखता कि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलार हीट कैपेसिटी या नॉर्मल हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगती है? उसके लिए हीट लगती है हमें, वैल्यू कौन सी है? सी की। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ मोल है तो क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी दिया है तो HC इंटू डेल्टा टी रखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो MS डेल्टा टी करेंगे। मोलार हीट कैपेसिटी दिया है तो NC डेल्टा टी करेंगे। समझ में आ गया? तो इन तीनों को अगर इक्वेट कर दें, जैसे क्या कर दें, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू MS डेल्टा टी। अगर तीनों केस में हीट की वैल्यू बराबर है, सेम सब्सटेंस के लिए लिख रहे हैं, NC डेल्टा टी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा टी अगर कैंसिल आउट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू N इंटू मोलार हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया बेटा? तो ये तीन चीजें निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गया क्या? जैसे कि इसी के लिए अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसी को हम बहुत अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना, जैसे अभी हमने क्या लिखा था, हीट कैपेसिटी इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू N इंटू मोलार हीट कैपेसिटी। ठीक है ना बेटा? तो अगर मुझे S निकालना है और हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो मैं डिवाइडेड बाई क्या कर दूं? मास। वैसे ही अगर मुझे मोलार हीट कैपेसिटी निकालना है, मुझे टोटल हीट कैपेसिटी दिया है, तो टोटल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल। अगर टोटल मास से डिवाइड कर दूंगा तो 1 ग्राम के लिए वैल्यू आ जाएगी। टोटल मोल से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मोल के लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। इनफैक्ट आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लॉजिकली भी देखोगे तो टोटल मास का जो हीट कैपेसिटी है उसमें से डिवाइड बाई टोटल मास कर देंगे तो 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। टोटल मोल के लिए जितनी भी हीट कैपेसिटी, टोटल जितना भी हीट कैपेसिटी, टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है और इसमें अगर मैं मोलार मास मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे मोलार हीट कैपेसिटी निकल कर आ जाएगा। ये क्या है? ये मोलार मास है। कैसे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 ग्राम के लिए। ठीक है ना? तो मोलार मास मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोलार मास में जितना भी होगा उतना मास कितने में होता है? 1 मोल के लिए होता है, तो 1 मोल की टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 मोल के मास से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। समझ में आ गया क्या? एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 मिनट बेटा। जैसे कि मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वाटर के लिए जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, वाटर के लिए अगर हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। इसको याद भी रखना है बेटा, ठीक है, पर ग्राम पर केल्विन। लेकिन मैंने कैलोरी में लिया है, एक्चुअल में कैलोरी की यूनिट वहीं से आई है कि लिक्विड वाटर में, उसके लिक्विड वाटर का 1 ग्राम लेने पर उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी। ठीक है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम। अगर आपको सिर्फ हीट कैपेसिटी लिखा है तो देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि यूनिट में पर ग्राम है। 1 कैलोरी बोला है हमने, उसी को जूल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.184 होता है, तो 4.18 अप्रॉक्स लिख सकते हैं जूल पर ग्राम पर केल्विन। वो 1 कैलोरी की वैल्यू होती है। ठीक है ना? ये याद होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ जगहों पर आपको जरूरत पड़ सकती है कन्वर्जन के लिए, कैलोरी को जूल में या जूल से कैलोरी में। ठीक है, ये तो हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ होता, यहां पूछा होता है कि इसकी मोलार हीट कैपेसिटी निकालो। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं भी दिया है तो आप यूनिट देखकर पता कर लोगे, और मोलार हीट कैपेसिटी निकालने के लिए फिर क्या करोगे? मोलार हीट कैपेसिटी निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसको? एस को। तो H2O का मोलार मास कितना होता है? 18 होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो गया? 4.18 हो गया। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा?
18 8 कितना हो जाएगा बेटा 144, 14 बचेगा, 18 एकम 18, 14 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, हाँ 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 18 72 और 3 हो जाएगा 75, 75.24 जूल। लेकिन अब यूनिट क्या हो जाएगी पर मोल, क्योंकि हमने एक मोल के लिए निकाल लिया है मोलार मास मल्टीप्लाई करके। समझ में आएगा? तो इससे क्या निकल कर आ गया, मोलार हीट कैपेसिटी निकल कर आ गया बेटा। समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है ना? तो यहां पर एक चीज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक तरीके की हीट कैपेसिटी को अगर अमाउंट या मोल्स दे रखें तो इजीली दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता हीट कैपेसिटी फॉर 5 ग्राम वाटर, इतने के लिए निकालना है, तो फिर आप क्या करते, हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या लिख देते, m इंटू एस। ठीक है ना? m इंटू एस कर देते। m इंटू एस मास कितना दिया है 5 ग्राम, 1 ग्राम के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, 1 ग्राम के लिए वैल्यू कितनी 4.18 जूल। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा 18 पर 90 और 5 6 के 20, 20.9 कितना हो जाएगा ये जूल। लेकिन अब फिर क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन ही रह जाएगा, यहाँ पर ग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टोटल मास के लिए है। मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से पर ग्राम हट जाएगा। समझ में आएंगे क्या बेटा? तो ये बेसिक एग्जांपल था ये समझने के लिए कि तीनों जो हीट कैपेसिटी है, नॉर्मल हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं बेटा। एक एग्जांपल देखना, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर सब्सटेंस ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम सब्सटेंस के लिए आपको क्या दे रखा है, 10 ग्राम सब्सटेंस के लिए आपको दे रखा है टोटल हीट कैपेसिटी। आपको बोल रहा है अगर इसका मोलार मास 20 ग्राम है, ठीक है ना, मोलार मास अगर इसका 20 ग्राम है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी निकालना है आपको। क्या करेंगे हम, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है तो टोटल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, टोटल मास कर देंगे। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, टोटल मास कितना दे रखा है बेटा 10 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब यूनिट में क्या आ जाएगा जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम, और फिर ये क्या हो जाएगा पर केल्विन। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर हमें मोलार हीट कैपेसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल कर देंगे। समझ में आ गया? अब नंबर ऑफ मोल कैसा हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है बेटा 10 ग्राम, मोलार मास कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो हीट कैपेसिटी कितना है 200 है, और ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 400 जूल पर मोल पर केल्विन। समझ में आएगा बेटा? तो अगर एक तरीके की हीट कैपेसिटी दिया है तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लियर हो गया क्या? ठीक, तो इसी के बेसिस पर ठीक है एक दो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, फिर आगे तरीके के थ्योरीज पर जाएंगे हम। हीट कैपेसिटी पूछा है क्वेश्चन में, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों ने क्या बोला, Q इक्वल टू क्या होता है, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी बोला। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये DQ इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू DT, यही बोल सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी बेटा dQ/dt। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हीट कैपेसिटी dQ/dt के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट वाला सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे, अमाउंट नहीं दिया है तो सिर्फ क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, अमाउंट दिया रहता है तो फिर उसके हिसाब से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, क्या होता है मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार बोला है बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, 1 ग्राम के लिए कितना होता है, 1 ग्राम के लिए हम लोगों ने वैल्यू बोली 4.184 होता है। ठीक है ना, लेकिन मोलार बोला है अगर क्वेश्चन में तो हम किससे करेंगे, इसको मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 72 75 की नियर बाई अभी थोड़ी देर पहले हमने आंसर निकाला, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 75.3 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में यूनिट क्या रहता है यहाँ, पर मोल पर केल्विन रहता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑप्शन में कहीं पर भी पर मोल नहीं दिया है, बट एक्चुअल में मोलार हीट कैपेसिटी बोले तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 75.3 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, हमें कई बार क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, पहले हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो वर्क डन है और जो हीट है वो दोनों ही क्या होते हैं बेटा, पाथ फंक्शन। तो किस पाथ से
हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके का पाथवे फॉलो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर क्या होता है, हीट की वैल्यू बदल जाती है। कहने का मतलब जो हीट कैपेसिटी भी है उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है, और ज्यादातर टाइम क्योंकि हम केमिस्ट्री में मोलार हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर टाइम हम कौन से अमाउंट की बात करते हैं, 1 मोल की बात करते हैं, मोल के टर्म में हम बात करते हैं। तो इसलिए जो मोलार हीट कैपेसिटी है, अगर हम पाथवे चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। अगर पाथवे चेंज करने का कहने का मतलब क्या है, अगर हम कांस्टेंट पाथ से हीट प्रोवाइड करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, अगर हम कांस्टेंट वैल्यू वाला पाथ लेंगे तो अलग वैल्यू निकल कर आएगी। समझ में आया, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट बदल जाएगी या हीट की वैल्यू अलग आ जाएगी। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर वाला पाथ ले रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पाथ ले रहे हैं, तो इसलिए हम दो चीजें पढ़ते हैं, किन के लिए, गैसेस के लिए। सॉलिड और लिक्विड में अलग अलग चीज नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते ये आगे समझेंगे, पहले गैसेस के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब भी गैसेस के लिए सीपी दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मोलार हीट कैपेसिटी, इसका मतलब है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन पर कितना हीट देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर सीवी का मतलब क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा आपको, मोलार हीट कैपेसिटी, इसका मतलब हो जाएगा मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहने का मतलब जब कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पर रखेंगे, जहां वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है सब्सटेंस का, गैसेस का, हम गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो फिर उसके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट हमें देना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, तो सीपी और सीवी दो अलग अलग लिखेंगे। तो पी बता रहा है कांस्टेंट प्रेशर है, वी बता रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम है। और गैसेस के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बाद में प्रूव करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इस फॉर्मूले को याद रख लेना बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसको हम प्रूव भी करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तब। क्लियर है, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, गलती से इसको सॉलिड और लिक्विड में नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर गैसेस है। ठीक है ना, ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है बेटा, ये फॉर्मूला किसी और के लिए नहीं। क्योंकि आप फिजिक्स में ज्यादातर टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी ज्यादातर टाइम हम सीपी और सीवी के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो गैसेस के लिए करते हैं। और इसीलिए स्टूडेंट्स अपना कंसेप्ट अलग बना लेते हैं कई बार कि सॉलिड और लिक्विड के लिए भी यही होगा, ऐसा नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है या सीपी और सीवी जो हम पढ़ते हैं वो केवल और केवल गैसेस के लिए पढ़ते हैं। सॉलिड और लिक्विड में दोनों लगभग सेम ही होते हैं। क्यों सेम होते हैं ये आगे समझेंगे। ठीक है बेटा, यहां देख लेना, बट पहले हम वैल्यूज पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है या फिर सीपी और सीवी अलग क्यों होते हैं। ठीक है, तो अगर गैसेस के लिए पढ़ते हैं तो जो सीपी की वैल्यू रहेगी और सीवी की वैल्यू रहेगी वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आती है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस कहने का मतलब क्या है, जिसमें गैस में एक एटम अलग अलग रहेगा, जैसे आर्गन हो गया या हीलियम हो गया। अगर डाई एटॉमिक गैस है जैसे O2 हो गया या H2 हो गया, तो इनके लिए अलग तरीके से सीपी और सीवी की वैल्यूज आती हैं। फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बेटा, ठीक है, सीपी और सीवी जब आप पढ़ते हो तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालकर डिटेल में अलग अलग तरीके से उसमें निकालते हो। यहाँ पर केमिस्ट्री में सीपी और सीवी से रिलेटेड बहुत कम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो डायरेक्टली हम पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हम केवल सिंपल सीपी और सीवी की वैल्यूज पढ़ रहे हैं, ना तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालेंगे और ना ही यहाँ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम वाइब्रेशनल मोशन को भी कंसिडर करने लगते हैं तो सीपी और सीवी की वैल्यूज और बदलती हैं, लेकिन वो फिजिक्स का सिलेबस का पार्ट है, उनका उस कंसेप्ट का केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, उसको डायरेक्टली आप याद भी कर लोगे तो चल जाएगा। और अगर आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है तो भी आपको राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो सीवी की वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा, 3/2R होती है। आर की वैल्यू डिपेंड करता है हम कैलोरी में रखें या जूल में रखें, उसके हिसाब से सीवी की वैल्यूज आ जाएगी कैलोरी की यूनिट में या जूल की यूनिट में। ठीक है, वैसे ही सीपी की वैल्यू अगर निकालना है तो सीवी प्लस आर कर देंगे। यही ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आप देखोगे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर से, तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी प्लस आर हो जाएगी। तो 3/2R में प्लस आर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5/2R। समझ में आ गया,
वैसे ही अगर डायटोमिक गैसेस हैं, डायटोमिक गैसेस के लिए सीवी की वैल्यू होती है 5/2r। ठीक है, सीपी निकालने के लिए इसमें प्लस आर कर देंगे, इसमें प्लस आर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7/2r। ठीक है, इसके बाद अगर लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस की बात करें, ट्राई एटॉमिक गैस में भी अलग अलग केसेस होते हैं। लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए अलग होता है, नॉन लीनियर मतलब एक सीधी लाइन में उनका स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है ना, जैसे अगर CO2 हुआ तो वो लीनियर हो जाएगा ट्राई एटॉमिक, अगर H2 हुआ तो वो लीनियर नहीं होता, बेंट शेप होता है। ठीक है, तो लीनियर जो ट्राई एटॉमिक जो गैसेस हैं उनके लिए क्या रहता है, सिमिलर आंसर, सिमिलर डाटा रहेगा डायटोमिक की तरह ही 5/2r 7/2r। लेकिन अगर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस है तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3r और इसमें 1r ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r। समझ में आ गया? तो इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। 3/2r अगर मोनोएटॉमिक का याद रखते हो आप तो क्या कर सकते हो आप, यहीं पर प्लस आर करके सीपी आ जाएगा, वही सीपी की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वाले दोनों केस में सीवी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले सबसे लास्ट वाले केस में 3r रहेगा, एक r ऐड करके सीपी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा? तो ये सीपी और सीवी की जो वैल्यूज है, ये वैसे अगर आप एनसीईआरटी देखोगे केमिस्ट्री की तो उसमें तो ये वैल्यूज लिखी हुई भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ही रेयर जगहों पर आपको सीपी और सीवी की जरूरत पड़ती है, और कई बार अगर कहीं अगर क्वेश्चन आपको दिखाई भी देगा तो वहाँ सीपी और सीवी की वैल्यू वो क्वेश्चन में ही दे देते हैं। ठीक है, बट क्योंकि फिजिक्स में आप पढ़ते हो बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो इसको ध्यान रख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, यहीं पर फिजिक्स में आप एक और भी चीज़ पढ़ते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी रेशो। ठीक है ना, सीपी और सीवी का रेशो लिखते हैं हम, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। तो गामा एक्चुअल में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी का जो रेशो होता है, मोलार हीट कैपेसिटी का जो रेशो होता है, उसी को क्या बोल देते हैं हम, गामा बोल देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए निकालना है, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए अगर गामा निकालना है, वैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन में गामा डायरेक्टली दिया होता है, अगर एक आध कहीं क्वेश्चन आया तो भी आपको एनसीईआरटी में तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा गामा वाला टर्म। ठीक है, तो गामा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP/CV। तो हम लोगों ने अभी वैल्यूज पढ़ रखी थी। मोनोएटॉमिक गैसेस में CP की वैल्यू क्या बोला था, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए ये पढ़ा था 5/2r, और CV क्या था 3/2r। तो r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 5/3। ठीक है, वैसे ही अगर डायटोमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है तो डायटोमिक गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा CP/CV। फिर से वैल्यूज रख देंगे, CP की वैल्यू होती है 7/2r। ठीक है, और CV की वैल्यू होती है 5/2r, किसके लिए, डायटोमिक के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ये तो हो गया कि गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यूजुअली आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। अब ये समझ लेते हैं कि गैसेस के लिए, ठीक है, सीपी की वैल्यू सीवी से हर बार ज्यादा क्यों आ रही है, प्लस आर करके क्यों आ रहा है। ठीक है, उसमें वैल्यू हमेशा सीपी की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है गैसेस के केस में, उसका रीजन समझते हैं। ध्यान देना बेटा, जैसे मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करके उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। एक सैंपल ऑफ गैस अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर कितना है, 1 atm है। 1 atm का यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वैसे ही एक सैंपल ऐसा ले लिया है जिसके अंदर गैसेस हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसकी बाउंड्री को फिक्स कर दिया, इसकी बाउंड्री को फिक्स कर दिया, मतलब कौन सी कंडीशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम की। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पर हम क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, हम इसको हीट प्रोवाइड करके एक्चुअल में इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, टेम्परेचर में इंक्रीज करना चाहते हैं बाई 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मोलार हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, सीपी का मतलब क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, क्या कि अगर हमने इसको हीट प्रोवाइड किया तो अंदर वाली गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर अंदर वाली गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर का प्रेशर ना बढ़े, प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि प्रेशर जितना बढ़ना है वो बढ़ते ना हुए 1 atm के बराबर ही रहे।
समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बक रहा हूँ? इसी को समझना बेटा, बहुत लॉजिकल चीज़ है। क्या हो रहा है, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि उसका टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े, लेकिन साथ में कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन भी मेंटेन हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ तो प्रेशर बढ़ जाएगा अगर वॉल्यूम यही रहा तो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसका वॉल्यूम बढ़ना पड़ेगा, इसमें एक्सपेंशन होना पड़ेगा। जब इसमें एक्सपेंशन होगा तब जाके अंदर की गैसेस का प्रेशर क्या रहेगा, 1 atm मेंटेन रहेगा। मतलब इसमें एक्सपेंशन होना पड़ेगा। इस यहाँ पर इस सैंपल में कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन में जब तक एक्सपेंशन नहीं होगा टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करने के बाद, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रह सकता। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ दो चीजें होंगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाई 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन साथ में एक्सपेंशन वर्क भी होगा, एक्सपेंशन वर्क भी होगा टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एक्सपेंशन वर्क कैसे होगा, ये गैस उस पिस्टन को धक्का मारेगी, ऊपर करेगी, तो अपनी कुछ एनर्जी लूज कर जाएगी। मतलब जितना भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा का सारा हीट इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के काम नहीं आ रहा है, कुछ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के काम आ रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हीट वेस्ट भी हो रहा है। एक्स्ट्रा हीट कहाँ वेस्ट हो रहा है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कहने का मतलब यहाँ एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसकी बाउंड्री फिक्स कर दी, हमने उस पिस्टन को फिक्स कर दिया, मान लेते हैं हमने उसको वेल्ड कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसको मतलब फिक्स कर दिया कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता, तभी तो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है। और कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन पर वर्क डन क्या होता है, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा वी क्या होता है, जीरो। डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ कोई एक्सपेंशन वर्क नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर हीट सप्लाई करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पर अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो हीट प्रोवाइडेड है ये क्या करेगा, ये केवल और केवल टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअल में दोनों जगह पर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन में हो रहा है कि जितना भी हीट सप्लाई करे वो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा रहा है, पर साथ में एक्सपेंशन के वर्क के कारण थोड़ा और हीट वेस्ट हो रहा है, और इसलिए सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है। जबकि सीवी में सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहा है, कोई एक्सपेंशन वर्क में वेस्टेज नहीं हो रहा है हीट का। और इसीलिए गैसेस के लिए सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज्यादा रहती है, और जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो 1 मोल के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यही उसका वर्क डन होता है। समझ में आया क्या, तो इसलिए इतनी वैल्यू से सीपी की वैल्यू ज्यादा निकल कर आती है आर वाली वैल्यू से। 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ता है, एक्सपेंशन वर्क, इसलिए उतने का डिफरेंस आता है। समझ में आएगा बेटा, ठीक है। लेकिन अब डाउट आ रहा होगा सॉलिड और लिक्विड में ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता, गैसेस का वॉल्यूम बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। सॉलिड और लिक्विड में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेल्टा वी क्या होता है, ये नियरली जीरो होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। डेल्टा वी क्या होता है बेटा, ये नेग्लिजिबल होता है। तो डेल्टा वी को हम क्या मान सकते हैं, नियरली जीरो मान सकते हैं। तो वर्क डन नियरली क्या मान सकते हैं, जीरो। तो इसमें भी एक्सपेंशन वर्क नहीं होता, और इसीलिए सॉलिड और लिक्विड में सीपी और सीवी की वैल्यू लगभग हम क्या मानते हैं, सेम ही मानते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सॉलिड और लिक्विड के लिए कुछ दिया है तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं कि सीपी दिया है या सीवी दिया है, कुछ भी लेकर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, केयरफुल कहाँ रहना है, जहां गैसेस के क्वेश्चन आएंगे। और ज्यादातर इनफैक्ट हमें जो हीट वाले क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में तो हीट वाले काफी कम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स में आप ज्यादातर क्वेश्चन करते हो वो ज्यादातर क्वेश्चन गैसेस वाले ही आते हैं बेटा। वहां केयरफुल रहना है, सीपी अलग होगा गैसेस के लिए, सीवी अलग होगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर कभी आपको सॉलिड के लिए सीपी दे दिया, सॉलिड या लिक्विड के लिए सीपी दे दिया, सीवी दे दिया, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला लगाना है एनसी डेल्टा टी, चाहे वो सीपी रहे या सीवी रहे। गैसेस में लेकिन केयरफुल रहना है बेटा। समझ में आएंगे क्या, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पर बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, फिर हीट के कैलकुलेशन पर जाएंगे, ठीक है ना। अभी से बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हीट की थ्योरी को समझने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सीवी वैल्यूज फॉर मोनो एटॉमिक गैस
एंड डायटोमिक गैसेस रिस्पेक्टिवली। तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या बोला था हमने, 3/2r CV की वैल्यू। डायटोमिक गैसेस के लिए क्या बोला था बेटा, 5/2r। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। द गामा फॉर इनर्ट गैसेस इज। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं। तो अगर ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं तो इसके लिए गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, CP/CV हो जाएगी। ये होता है 3/2r, सॉरी CP की वैल्यू क्या होती है, 5/2r। ये होता है 5/2r और CV की वैल्यू होती है 3/2r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। आर और कार कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/3 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.66 हो जाएगा। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फॉर अ गैस हैविंग मोलार मास कैपिटल M लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी गिवन एज। पहली चीज, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आर के टर्म में दिया है। तो हम लोगों ने किसका रिलेशन आर के टर्म में देखा है, मोलार हीट कैपेसिटी का। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ रखा है वो कौन सा है, Cp - Cv = R। इससे हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तभी आर आएगा। क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं पढ़ा है आर के साथ, सीपी का जरूर पढ़ा है। लेकिन हमें सीपी चाहिए, सीवी थोड़ी ना चाहिए, सीवी हटाना पड़ेगा। सीवी कैसे हटाएंगे, गामा के टर्म में हटा देंगे इसको। कैसे, CP/CV = हम क्या पढ़ते हैं, गामा। ठीक है, तो CV की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CP/गामा। ठीक है, तो यहाँ इसको पुटअप कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, CP - CV की जगह पर लिख देंगे CP/गामा = R। ठीक है, अब ये CP कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, 1 - 1/गामा। ठीक है, = R। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें मोलार हीट कैपेसिटी नहीं चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, CP को हम इसे लिख सकते हैं मोलार मास, मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया क्या, यही तो लिखा था हम लोगों ने, मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। ये ब्रैकेट वाले टर्म को लिख सकते हैं क्या, गामा -1/गामा = क्या हो जाएगा, ये R। तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, इसको दूसरे तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या, गामा R/m × गामा -1। आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, गामा R/m × गामा -1। समझ में आया क्या। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था डिराइव करने के लिए। अब ये देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हीट के कैलकुलेशन में। हमने अभी तक के लेक्चर में जो भी चीजें सीखी है बेटा, ये केवल बेसिक बेसिक टर्म्स थे। ठीक है ना, अब इसके बेसिस पर हम हीट किसी भी प्रोसेस में रिक्वायर्ड होगा ये कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा, पहली चीज, अगर हमें कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन दे रखी है, हमें कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, अगर गैसेस के लिए दे रखा है कोई प्रोसेस, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो Q की वैल्यू है ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा टी कर देंगे, या m इंटू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल्टा टी कर देंगे, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो। अगर नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं और मोलार हीट कैपेसिटी दे रखा है तो NCP डेल्टा टी कर सकते हैं। समझ में आया। वैसे ही अगर इन केस अगर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन दे रखी है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हीट के लिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, वहीं पर n इंटू CV डेल्टा टी। समझ में आया, डिपेंड करता है प्रोसेस कौन सा दे रखा है। अगर गैसेस के अलावा अगर सॉलिड या लिक्विड के लिए दिया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे CP दिया हो चाहे CV दिया हो, एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, तो डेल्टा भी जीरो होने के कारण हम CP और CV लगभग सेम ही मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर गैसेस के लिए ही ये अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, सॉलिड और लिक्विड में तो कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बट इसके अलावा CP और CV पर बेस कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन उसको हम बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हम लोगों ने अभी डेल्टा U और डेल्टा H नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, एक्चुअल में डेल्टा U का एक फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T,
और डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एनसीपी डेल्टा टी। लेकिन हम इसके कैलकुलेशंस आज नहीं करने वाले, इस वाले लेक्चर में नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ना तो मैंने अभी आपको डेल्टा यू पढ़ाया है और ना ही डेल्टा एच पढ़ाया है। एक जो लेक्चर रहने वाला है हमारा पूरी तरीके से डेल्टा यू पर रहेगा, तो तब हम एनसीबी डेल्टा टी वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक लेक्चर हमारा पूरी तरीके से इंथैल्पी चेंज पर रहेगा, जिसमें हम डेल्टा एच के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इन चीज़ों पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस पर नहीं। डेल्टा एच और डेल्टा यू ये नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगे। समझ में आ गया? हाँ, वर्क डन निकालने के लिए कई बार गैसेस के लिए आपको दे देता है। वर्क डन गैसेस निकालने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? माइनस पी डेल्टा वी। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस देखें, तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना। यहाँ इसी को V2 माइनस वी1, इसी को क्या लिख सकते थे? V2 माइनस वी1। तो V2 माइनस वी1 की जगह यहाँ टेम्परेचर लिख सकते हैं। कैसा देखना, यहाँ V2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? इसे लिख सकते हैं nRT2 अपॉन पी, माइनस वी1 को लिख सकते हैं nRT1 अपॉन पी। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन है तो पी तो सेम रहेगा, ये कट हो जाएगा, तो माइनस nr क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी। वर्क डन क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था, तो यहीं पर nr डेल्टा टी अप्लाई करके, वैसे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई भी कर रखे थे कि वो माइनस पी डेल्टा वी से ही निकला है, ठीक है ना, उसको डायरेक्टली माइनस nr डेल्टा टी करके भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों हम बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बेसिक ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली कुछ प्रोसेस इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। फेस ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा या लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, वाले क्वेश्चंस लेक्चर के सबसे लास्ट में देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, पहले अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसी पर बेसिक कैलकुलेशंस ट्राई करते हैं। पहला देखना क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस द हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस इज फाउंड टू बी +2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अगर ध्यान दोगे तो इसमें ना तो पर ग्राम है और ना ही पर मोल है, मतलब ये नॉर्मल हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, आगे क्या बोला है? फाइंड क्यू ट्रांसफर्ड इन प्रोसेस इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इज 25 डिग्री सेल्सियस हायर देन इट्स इनिशियल टेम्परेचर। मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 25 है करके। समझ में आ गया? तो ऐसे कि इसमें Q की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे? हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। समझ में आ गया बेटा? तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 25। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 जूल निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, ध्यान देना, 54 ग्राम of aluminium from 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 20 केल्विन भी बात कर ले तो वही है, डिग्री सेल्सियस भी बात कर ले तो वही है। ठीक है, आगे क्या बोला है? मोलार हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में, लेकिन मोलार हीट कैपेसिटी बोला है 25 जूल पर मोल पर केल्विन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो 54 ग्राम है इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। तो ये एल्यूमिनियम के मोल कितने आ जाएंगे? 1 मोल। क्योंकि मोलार हीट कैपेसिटी दिया है तो हम क्या करेंगे? हीट निकालने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? एनसीपी डेल्टा टी यूज कर लेंगे। अब क्योंकि सॉलिड है तो चाहे सीपी ले या सीवी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहां मोलार हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर करके अलग से नहीं दिया है। हाँ, गैसेस जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सीपी या सीवी क्वेश्चन में मेंशन करेगा। ठीक है, या उसका डाटा जो हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में देखा था वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सॉलिड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ यहाँ सी पी लिखूँ भी ना तो भी चल जाता है, सिर्फ एन सी लिख दूँ। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटा? 2 हैं। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? ये 20 है। कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 हो गया, ये इंटू ये हो जाएगा 20। तो एक्चुअल में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1000 जूल हो जाएगा। ये इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलो जूल लिख सकते हैं बेटा। समझ में आ गया? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर C इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज फ्री टू एक्सपैंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिक्विड स्टेट में है वो।
लिक्विड स्टेट में सीपी और सीवी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो एक्चुअल में इसमें हीट का अमाउंट दे रखा है 1 किलो जूल है, मतलब जो क्यू की वैल्यू है ये दे रखी है कितना है 1000 जूल है। 1 किलो जूल कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मोल दे रखा है, लेकिन यहाँ जो अमाउंट दे रखा है वो मास में दे रखा है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 100/18 मोल हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां देखोगे आप ध्यान से जूल पर केल्विन पर मोल मतलब वो मोलार हीट कैपेसिटी गिवन है, तो एक्चुअल में क्यू का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम, एनसी डेल्टा टी यूज करते हैं। क्यू की वैल्यू दे रखी है 1000 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 100/18 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 75, डेल्टा टी यही तो हमें निकालना है। इन्होंने बोला है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 100 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, ये 18 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 75। मैं क्या करूँ, इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 15, इसे 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 36, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 2.4 केल्विन आ जाएगा टेम्परेचर में डिफरेंस। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर निकालने के लिए नहीं बोला है, हीट दिया हुआ था, इन्होंने डेल्टा टी निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल निकालने बोलते, हो सकता है सी निकालने के लिए बोलते। सी निकालने वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर रखे थे, ठीक है। एस निकालने वाले क्वेश्चन, यहाँ क्यू और डेल्टा टी वाले क्वेश्चन भी हमने ट्राई कर लिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ कंटेनर 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस। अब ये गैस के बारे में है, तो गैस के लिए सीपी अलग है, सीवी अलग है। यहाँ केयरफुल रहना है कौन सी कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट 1 atm प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 2 लीटर टू 5 लीटर आइसोबारिकली। आइसोबारिकली मतलब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। देन कैलकुलेट हीट ट्रांसफर, तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन दे रखी है। अगर कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन दे रखी है तो क्या हो जाएगा बेटा, एन सी पी डेल्टा टी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा टी डायरेक्टली नहीं दिया है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा एन। डाइएटॉमिक आइडियल गैस दे रखा है, डाइएटॉमिक आइडियल गैस के लिए सीपी की वैल्यू क्या होती है बेटा 7/2 आर, तो ये 7/2 आर ये तो रख देते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने डेल्टा टी दे रखा है, इसको हम क्या करें, T2 माइनस T1 तो हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इसे वॉल्यूम के टर्म में लिख लें, क्योंकि वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है। तो T2 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं PV2, ठीक है ना। PV2 अपॉन क्या लिख देंगे NR, माइनस इसे क्या लिख देंगे PV1 अपॉन NR, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों रख दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने से बचना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये NR से ये पूरी तरीके से कैंसल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। P सेम क्यों लिया है मैंने, P1 P2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, ये 7/2 ये हो जाएगा PV2 माइनस PV1। प्रेशर कितना दे रखा है बेटा 1 atm, V2 कितना है 5 लीटर, ठीक है। ये प्रेशर कितना था atm में और वॉल्यूम को इसमें है लीटर में, माइनस प्रेशर हो गया, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर V1, ये कितना हो जाएगा 7/2 इंटू ये 3, लेकिन यूनिट कौन सी रहेगी बेटा atm लीटर, 7×21 डिवाइड बाई 2, मतलब एक्चुअल में कितना हो जाएगा 10.5 atm लीटर। समझ में आ गया? अगर इसको जूल में हमें कन्वर्ट करना है तो अप्रॉक्स कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1050 जूल। एग्जैक्टली तो वैसे 101.3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट अप्रॉक्सीमेट आंसर हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो इस क्वेश्चन में दो चीजें देख ली। पहले अगर गैस दे रखा है तो क्योंकि क्वेश्चन में डायटोमिक जो भी गैस दे रखा है, अगर मोनोएटॉमिक देता तो हम अलग डाटा यूज करते हैं, डायटोमिक दे रखा है तो अलग डाटा यूज कर रहे हैं। तो सीपी अलग होगा, सीवी अलग होगा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है प्रोसेस कौन सी दे रखी है, अगर गैसेस के बारे में क्वेश्चन है तो। क्लियर हुआ? और दूसरा देख रखा कि डेल्टा टी डायरेक्टली नहीं दिया था, तो T2 माइनस T1 को आइडियल गैस इक्वेशन से अप्लाई करके हम लोगों ने टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इसके लिए सीवी की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है जूल पर केल्विन, बट 1 मोल के लिए दे रखा है डाटा, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने मन से नहीं निकालना है। आगे क्या बोला है, इनिशियली एट एसटीपी इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
टू ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, मतलब एसटीपी पर जो टेम्परेचर रहा होगा वो टेम्परेचर कितना रहा होगा, हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ रखा है 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्वाइस टेम्परेचर, मतलब फाइनल वाला जो टेम्परेचर है वो इसके डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 546 केल्विन हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर। ये तो इनिशियल वाला टेम्परेचर है 273, ठीक है। लेकिन कौन सी प्रोसेस बोली है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस बोली है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही सी की वैल्यू दे रखा है। आगे क्या बोला है, फॉर द प्रोसेस डब्ल्यू, डब्ल्यू पूछा है, वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन तो हम लोगों ने निकालना सीखा है, आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा है तो जीरो ही हो जाएगा ये तो डायरेक्टली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब ऑब्वियस है इन दो में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब हमें क्यों निकालना है, क्यों निकालना है तो क्या कर लेंगे बेटा, एनसीवी डेल्टा टी कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, सीवी की वैल्यू दे रखी है 20 जूल करके, उन्होंने 1 मोल अमाउंट के लिए डायरेक्टली वैल्यू दे रखा है इसलिए वहां पर मोल नहीं लिखा है, ठीक है। ये 20 हो गया, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी एफ माइनस टी आई करेंगे तो ये 273 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 546 माइनस 273 कर रहे हैं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 273, एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 तिया 6 2 7 14 2 दूनी 4 और 5 5460, ये आ जाएगा जूल में, तो एक्चुअल में किलो जूल में कितना आ जाएगा 5.46 किलो जूल। समझ में आएगा बेटा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि वर्क डन तो 0 था और क्यू की वैल्यू 5.46 किलो जूल था। समझ में आएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन, हीट ट्रांसफर बोला है। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है, तो हीट क्या हो जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल 1 दे रखे हैं, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू क्या होती है बेटा 3/2R होती है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 308 माइनस 298, ये हो जाएगा 3/2R, डेल्टा टी हो गया 10। तो एक्चुअल में बस हमें आर के टर्म में ही निकालना है क्योंकि ऑप्शन में आर के टर्म में ही दिया है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। कितना आंसर आ रहा है 15 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन के क्वेश्चन वैसे हमने बहुत सारे कर रखे हैं बेटा वर्क डन वाले पोर्शन में, मैं एक केस ले रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ यही बताने के लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वही माइनस पी डेल्टा वी की जगह पर कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द वर्क डन इन हीटिंग 1 मोल, मतलब 1 दिया है, आर ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 15 टू 25, मतलब ये हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस ये 10R निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो कैलोरी में दे रखा है, ऑप्शन कैलोरी में दे रखा है, तो मैं क्या कर दूं, इसको 2 मान लूं, अप्रॉक्स ले रहा हूं मैं, एक्चुअल में अप्रॉक्स 2 लेते हैं, एक्चुअल में 1.987 ऐसा होता है वो, ठीक है। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, माइनस 20 कैलोरी आ जाएगा। तो 20 कैलोरी के सबसे नियर बाई कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 19.87। साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो माइनस आता है, लेकिन ऑप्शन में ऑब्वियस दिख रहा है कि उन्होंने केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 19.87। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसीडर कर रखी है आर की, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप ज्यादा फिजिक्स में जरूर करते हैं बेटा, हीट ट्रांसफर पर बेसिस। अ 10 ग्राम पीस ऑफ आयरन, उसकी सी की वैल्यू दे रखी है, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इनटू 25 ग्राम ऑफ वाटर, उसकी भी सी की वैल्यू दे रखी है और उसका टेम्परेचर अलग है। आगे क्या बोला है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द आयरन एंड वाटर सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो होता क्या है, जैसे ये आयरन का ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर अलग है और इसको वाटर में ड्रॉप कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर अलग है। इसका टेम्परेचर कितना था, इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर है वाटर का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर आएगा, ये 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, फाइनल टेम्परेचर दोनों का इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना हीट लॉस हुआ है इस आयरन का वही किस में ट्रांसफर होगा, वही इस वाटर में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे देखना, यहां पर यहां क्या लिख सकते हैं, हीट लॉस किसका, आयरन का, विल बी इक्वल टू हीट गेन किसका, वाटर का। दोनों का हीट लॉस और गेन क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर हीट लॉस जो है इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एम एस डेल्टा टी आयरन के लिए, वहीं पर वो किसके बराबर हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी किससे, H2O के बराबर के लिए, ठीक है। अब हम क्या करें, मास कितना दे रखा है इसका 10 ग्राम,
एस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.45, डेल्टा टी शुरुआत में कितना था 373 और बाद में कितना हो जाएगा टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मास कितना दे रखा है इसका 25, एस की वैल्यू कितना है 4.2, इसका है 4.2, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस कितना हो जाएगा 300। यहाँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को बराबर रख रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसा लिखा है हायर माइनस लोअर, यहाँ पर भी हायर माइनस लोअर, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा इसका टेम्परेचर कम होगा। अब बस इसको कैलकुलेशन करना है, टी की वैल्यू निकल जाएगी। एक गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू लिख लेते हैं। बेटा जब तक वो डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट जैसे अगर आप कहीं पर भी उस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो तो फिर ऐसे केस में क्या लोगे, केल्विन वाला टेम्परेचर रखना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं उस साइड ले जाते हैं, क्योंकि 300 से कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएंगे। 373 माइनस टी इक्वल टू 25 इंटू क्या करेंगे 4.2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा 0.45। ध्यान देना यहाँ डेसिमल दोनों का मैं हटा दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। दो डेसिमल दोनों तरफ हटा दे रहा हूँ। इसको लिखना पड़ेगा मुझे 420, इसको लिखना पड़ेगा मुझे क्या चीज़ 45। ये 0 से 0 गया, 5 25 5 9 45, 3 से इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 14, 14 पंचे 70 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा ये t माइनस 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 373 माइनस टी हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 70/3t माइनस कितना हो जाएगा ये 7000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 373 माइनस टी। बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया बेटा। मैं वो 7000 को इधर लाता हूँ तो 7373 ऐड होकर इधर इसको ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 73t बाई क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखना t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7373 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 73। ये कितना हो गया एक्चुअल में 101 हो गया। 101 इंटू 3 कितना हो जाएगा 303 केल्विन। इसमें से 273 माइनस कर दूंगा तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा। अगर आपने डिग्री सेल्सियस रख दिया ब्रैकेट के अंदर तो फिर थोड़ा अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान देना सबसे लास्ट तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और वो क्या है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर H2O, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट से H2 कहाँ चला गया लिक्विड स्टेट में। यहाँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हीट तो गेन करता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं आता। तो इस प्रोसेस में जो हीट होगा उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं आता, ठीक है। वैसे ही अगर किसी प्रोसेस में ऐसा कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से किस में जाता है गैसियस स्टेट में जाता है तो यहाँ पर भी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आता। तो इस दोनों प्रोसेस में ये क्या करेगा क्यू एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, बट टेम्परेचर क्या रहता है सेम, क्योंकि वहां टेम्परेचर बदलने की जगह पर फेस चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसलिए इस वाले फॉर्मूले से हम वहां पर अगर किसी भी प्रोसेस में आपको हीट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है लेकिन वहां पर कहीं पर आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखने को मिल रहा है तो आप इस फॉर्मूले से अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। और फेस ट्रांसफॉर्मेशन के समय अगर आप ध्यान दोगे तो Q इक्वल टू क्या होता है हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई डेल्टा टी। तो इस वाले प्रोसेस में क्या है डेल्टा टी तो 0 है तो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है ना। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में हीट कैपेसिटी कितनी रहेगी। तो ध्यान देना है फेस ट्रांसफॉर्मेशन में चाहे कोई भी हीट कैपेसिटी रहे, नॉर्मल हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलार हीट कैपेसिटी, कितना आएगा इनफाइनाइट। इससे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है अगर हम किसी चीज को हीट सप्लाई करते हैं तो ध्यान देना बेटा, इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर कैसे होता है ध्यान देना। शुरुआत में तो टेम्परेचर बढ़ता है किसका सॉलिड का, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है, मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा वो मेल्टिंग वाली प्रोसेस हो जाएगी, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे केस में टेम्परेचर बेटा सेम ही रहता है, हीट बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर क्या होगा जब तक वो पूरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब तक वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता।
फिर उसका जब हीट देना चालू रखेंगे फिर से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन कब तक, जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। एक बार बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया तो फिर से टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है। जब पूरी तरीके से वो बॉयल हो जाएगा, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है किसमें, हीट वर्सेस टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस के लिए। तो सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लिक्विड से जब वो गैस में जाता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो जहां पर भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस आ रही है, वहां जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड के केस में जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान देना, सॉलिड के केस में जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते समय, अभी के लिए ध्यान देना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब एक मोल को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना लगेगा। ठीक है, वैसे ही जब लिक्विड से गैस बनता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया। तो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं, उसमें जो हीट लगती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता इसलिए लेटेंट वर्ड यूज करते हैं, हिडन हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, या उसी की जगह इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल सकता है, या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल सकता है। तो इन केस अगर कहीं पर फेस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है तो ऐसे केस में आप हीट कैसे निकालोगे। एग्जांपल के लिए, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट -5 डिग्री सेल्सियस आइस को +5 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बीच वाला टेम्परेचर है, -5 और +5 के बीच में, उस बीच वाले टेम्परेचर पर फेस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। तो पहले पहले फॉर्मूला मत लगा देना बेटा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा अलग अलग केसेस में, क्योंकि हम -5 से +5 जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं फेस ट्रांसफॉर्मेशन की भी प्रोसेस होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे -5 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक जाएंगे तब तो सिंपल है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये फेस चेंज जरूर हो रहा है बेटा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद वो वाटर हो गया। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की प्रोसेस के लिए अलग अलग तरीके से आपको हीट निकालना पड़ेगा। इस वाली प्रोसेस में Q1 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस इंटू CP ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। यहाँ पर जो Q2 है, ये क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कितने, एक मोल के लिए कितना लग रहा है, n मोल के लिए कितने लगेंगे, ये अलग से निकालना पड़ेगा। और अगर आपने डायरेक्टली MS डेल्टा टी या NCP डेल्टा टी लगा दिया तो ये छूट जाएगा। तो जब भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज कहीं पर भी आती है तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, वाटर के लिए वो कभी भी नहीं देगा 0 डिग्री सेल्सियस पर फेस चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे किसी भी सब्सटेंस के लिए जरूर देगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, तो वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर इसके लिए आप क्या निकालोगे, Q3 निकालोगे। Q3 क्या हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू CP ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, और फिर Q टोटल निकालोगे, Q1 + Q2 + Q3। समझ में आया क्या बेटा, क्लियर हो गया। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, पहले एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन क्या हो गया, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बोला जब वो इक्विलिब्रियम में आइस के साथ, इसका मतलब क्या है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस की बात कर रहा है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आंसर बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आए कि उसमें कितना भी हीट दे दो, जब तक वो इक्विलिब्रियम में है तब तक वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी जो हमने तरीका सीखा था क्वेश्चन सॉल्व करने का, वही देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं बेटा। ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, वैसे भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। इसमें हीट नहीं कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे क्या बोला है, एट 10 डिग्री सेल्सियस आइस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, +10 डिग्री सेल्सियस से पहले गए होंगे कहाँ पर हम, एक मिनट बेटा, पहले हम +10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर गए होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में गए होंगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हम कम टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं,
फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ गए होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में गए होंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से -10 डिग्री सेल्सियस आइस पर गए होंगे। ये 3 अलग अलग प्रोसेस है, तीनों के लिए हीट अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। इसको कूल डाउन कर रहे हैं, तो पहले Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, NCP वाटर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। फिर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये Q3 की वैल्यू, ये Q3 की वैल्यू निकालेंगे NCP ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। क्वेश्चन समझ में आया क्या, तीनों को निकालेंगे और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ध्यान देना यहाँ पर Q1 की वैल्यू जो होगी, एंड नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 मोल ऑफ वाटर, ये तो 1 हो गया। CP ऑफ वाटर अगर आप ध्यान से देखोगे तो CP ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर का कितना दे रखा है, 75 जूल। डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 -10, ध्यान रखना बेटा, यहाँ क्योंकि फ्रीज कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस आएगा, ये हो जाएगा -750 जूल। समझ में आया, क्लियर है क्या, क्योंकि हम +10 से -10 की तरफ जा रहे हैं, तो ये हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है तो साइन क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। यहाँ पर ये हीट लॉस होगा, फिर से हीट लॉस करेगा ये, तो यहाँ पर भी साइन माइनस देना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल 1, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है, 6 किलो जूल, तो जूल में लिखेंगे तो -6000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 हो गए। CP ऑफ आइस कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 35, फाइनल माइनस इनिशियल -10 -0, ये हो जाएगा -350 जूल। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि फाइनल वाला टेम्परेचर कम है इसलिए ये माइनस में आ रहे हैं सारे साइंस, ठीक है। इनिशियल के कंपैरिजन में अब सबको जब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -350 -6000, और ये हो जाएगा -750। -750 और -350 कितना हो जाएगा बेटा, -1100, और ये हो जाएगा -6000, ये हो जाएगा -7100 जूल, यह क्या लिख सकते हैं, -7.1 किलो जूल। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको हीट ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आ रखे हैं तो आज के लेक्चर में हमने हीट से रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे तरीके के क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं बेटा, ठीक है। लिक्विड और अगर सॉलिड रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज पर अब बस आपको क्लियर रहना है। इनकेस गैसेस के क्वेश्चन आते हैं तो CP और CV की जो वैल्यूज हैं उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है, ठीक है बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले, गामा वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें केमिस्ट्री में नहीं आते, इसलिए उनको हमने नहीं लिया, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आज वाले लेक्चर में हमने हीट वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंटरनल एनर्जी के जो चेंज वाले जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, और उस वहीं पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।